Hello and welcome to another episode of Ask the Doctor. And we are again going to discuss something which is very important for you guys. There are small pains and niggles that keep happening and we keep ignoring them. लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं एक खास शो जिसका नाम आप सभी जानते हैं, Ask the Doctor. So welcome back. हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप जो छोटे मोटे निगल्स होते हैं या दर्द होते हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, और ये सब बताने के हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल जुड़ गए हैं जो कि मैक्स हेल्थ केयर में हैं और सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं. तो ये आपके सारे दर्द और पेन्स को दूर करने का तरीका बताएंगे. डॉक्टर, आज जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाह रही थी वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से हम अपनी दादी नानियों को सबसे ज्यादा उससे सफर करते हुए देखते रहे, लेकिन वो उस पेन को सह के उसी के साथ जीते रहे और वो अर्थराइटिस है. दे वुड लर्न टू लिव विद दैट पेन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अर्थराइटिस, ये क्यों होता है और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? थैंक यू अंजलि वंस अगेन. तो आर्थराइटिस एक बहुत सबसे कॉमन, अगर मैं बोलूँ सबसे कॉमन पे हमारी प्रॉब्लम ओपीडी में हम देखते हैं वो आर्थराइटिस ही है. आर्थराइटिस का एक हम कॉमनली लिंक करते हैं दादी नानी से, बट मैं आपको बताना चाहूँगा आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और यंगस्टर्स में भी होता है. और आर्थराइटिस एक एनकम्पासिंग डिजीज़ है जो किसी भी एज ग्रुप में होता है और अलग अलग टाइप का होता है. सो लिटरल मीनिंग जो आर्थराइटिस का है वो है जॉइंट में इन्फ्लेमेशन. जॉइंट में जब सूजन होती है, जॉइंट में जब कोई डैमेज होता है तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में आर्थराइटिस कहते हैं. वो जॉइंट कोई भी हो सकता है, वो फिंगर का जॉइंट भी हो सकता है, नी जॉइंट भी हो सकता है, शोल्डर जॉइंट भी हो सकता है, कोई भी जॉइंट हो सकता है. और आर्थराइटिस के इसी टाइप से कई प्रकार के होते हैं. सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप? क्या देखते हैं हम सबसे ज्यादा? और खास तौर पे मैं बहुत ज्यादा एज के लोगों की बात नहीं करूंगी, जो 30s में है या 40s में, उनको किसका डर सबसे ज्यादा होता है? सो सबसे पहले ज़रूरी है हमें आइडेंटिफाई करना कि आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस है. सो एक होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था, जो एज रिलेटेड है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को है, वो है गठिया वाला आर्थराइटिस, जो है मतलब एज वाला आर्थराइटिस, उसे कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस. वो होता है उम्र की वजह से, जैसे हमारा एक मशीनरी है, जैसे बॉडी एजिंग होती है तो वियर एंड टियर होता है, कार्टिलेज डैमेज होता है, तो वो आर्थराइटिस सेटिंग होता है एज के साथ में. एक होता है आर्थराइटिस जो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो होता है हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से. ये एज डिपेंडेंट नहीं होता, ये किसी भी एज में हो सकता है, यंग एज में हो सकता है, 30s में हो सकता है, 40s में हो सकता है, और स्पेशली फीमेल्स को अफेक्ट करता है. फिर एक टाइप का आर्थराइटिस होता है यूरिक एसिड की एक्सेस की वजह से. ये बॉडी में एक तत्व होता है यूरिक एसिड, जिसकी एक्सेस की वजह से आर्थराइटिस हो जाता है. इसको कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस. फिर एक टाइप का आर्थराइटिस होता है जो कभी का स्किन की कई बीमारियां होती हैं लोगों को, सोरियासिस वगैरह होता है, या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एसएलई करके बीमारी होती है. उसमें भी अगेन कई टाइप के एंटीजन बॉडी में सर्कुलेट करते हैं जो जॉइंट को डैमेज करते हैं. सो हर आर्थराइटिस को एज से लिंक करना गलत है. आर्थराइटिस कई प्रकार के हैं, उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनना चाहिए और इलाज भी उसी हिसाब से होता है. Okay. But which is the most common one, you would say, for the women and of a certain age? तो सो वुमेन में अगर हम देखें, इफ दे आर प्लस 40s 45, मैंने अपनी लास्ट टॉक में एक बार कहा था कि हम नाउ डेज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द यंगर एज ग्रुप इन द 40s कमिंग विद एज डिपेंडेंट आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस. सो ये कॉमन है. एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में कई लोग गठिया बाई भी कहते हैं. ये आर्थराइटिस जो गठिया बाई वाला आर्थराइटिस है रूमेटॉइड, वो प्रेजेंट करता है जनरली स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में. उनमें प्रॉब्लम आएगी, लेडीज़ को स्टिफनेस होगी मॉर्निंग में, उंगलियों में, जोड़ों में दर्द रहेगा, पूरे जॉइंट में मल्टीपल जगह पे पेन रहेगा. ये एक डिफरेंट टाइप का आर्थराइटिस है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है. इसका पता ब्लड टेस्ट कराने पे लगता है. जो एज वाला आर्थराइटिस है वो सबसे मोस्ट कॉमन ही बोलूँगा मैं, और वो आजकल हम 40s के एज ग्रुप में भी देखते हैं. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज उसका मैं बोलूँगा इज एजिंग, बट एजिंग के साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज. हमारा लाइफस्टाइल, हमारा उठना बैठना, हमारा एक्टिविटी लेवल सब डिटरमाइन करता है. इस वजह से हम काफ़ी कॉमनली हम यंगर एज ग्रुप में भी देख रहे हैं अभी. डॉक्टर, कई लोग, मैंने खास तौर पे महिलाओं में ये देखा है कि वो कहती हैं कि काम करते हैं तो काम करने में पानी में हाथ डालने से जॉइंट्स में पेन होता है, सर्दियों में होता है. क्या ये भी सब चीजें इसी की वजह से होती है? शुड दे गेट डायग्नोस्ड और ये आम चीज है? सो ये वाला जो सिम्टम है जो अपने, हाँ, जी. यस.
सो ये वाला जो सिम्पटम है, जो सर्दियों में एग्रवेट होना और पानी में डाल के करना, ये मोर इम्पोर्टेंटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है, और साथ में ये कभी-कभी लोगों को फिंगर में सेंसिटिविटी होती है ब्लड वेसल की, उसकी वजह से, वास्कुलाइटिस की वजह से, तो उसकी कंडीशन में भी हो सकता है। और कभी-कभी एक नॉर्मल एज वाली गठिया का साइन भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगेन सेल्फ डायग्नोसिस थोड़ा-सा इसमें मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, एक कॉमन क्लब डाल देते हैं कि भई चलो एज बढ़ रही है इसलिए ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ। इसलिए अगर आपको रिपीटेडली हो रहा है, जैसे आपको रिपीटेडली सर्दियों में पानी में डालने में लगता है कि उँगलियों में बहुत पेन रहता है, तो बेटर है एक बार हम इसको टेस्ट करा के देखें कि भई कोई ऐसा तो नहीं है कि एंटीजन वाला आर्थराइटिस है, जिस केस में ट्रीटमेंट काफ़ी सब डिफरेंट होती है। ओके, सो दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आप सेल्फ डायग्नोसिस से बचें, और पेन है तो कोई भी पेन है, उसमें जाकर के डॉक्टर से मिलें। एक टेंडेंसी होती है औरतों में, महिलाओं में डॉक्टर, एंड दैट इज कि टू लिव विद द पेन, यू नो। हमें लगता है थोड़ा बहुत दर्द कहीं ना कहीं होता ही रहेगा, तो पेन को इग्नोर ना करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? डेफ़िनिटली देखिए, बॉडी अगर आपको पेन दे रही है, एक तो इट्स अ वे ऑफ बॉडी का आपको बताने का तरीका है कि भई मैं तकलीफ़ में हूँ। तो अगर आप उसको, ठीक है, वन्स इन अ व्हाइल सबको ही कभी-कभी पेन होता है, अगर आपने बहुत लंबा टायर्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, वन्स इन अ व्हाइल ओकेजनल पेन इज़ हैपेंस इन एवरीवन्स लाइफ़। बट अगर आपको रिपीटेडली एक पैटर्न है पेन का, अगर आपको बार-बार पेन हो रहा है, एक पर आपको लाइफ़स्टाइल में इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी डे टू डे लिविंग में आपको बॉदर कर रहा है, तो डेफ़िनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड आज की डेट में जब ऑलरेडी मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व्ड है, आजकल इन्वेस्टिगेशंस ईज़िली अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स ईज़िली अवेलेबल हैं, मेडिकल केयर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। सो पेन इग्नोर करने का तो कोई मतलब इसमें रीज़निंग नहीं है। एंड येस, वन शुड ऑलवेज़ कंसल्ट, क्योंकि आर्थराइटिस एक जनरल क्लब टर्म बन गया है हमारी सोसाइटी में, व्हिच इज़ काइंड ऑफ इनकरेक्ट, क्योंकि बहुत टाइप के आर्थराइटिस हैं और कभी-कभी काफ़ी लेट आप एंड अप करते हो हम्म। डायग्नोसिस में, एंड देन इट कॉजेज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Right. Now, I'd like to shift a little focus on how to avoid these things. हालांकि मैं आपसे ये ज़रूर क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक टेंडेंसी है मेरे में, पता नहीं हेरिडिटरी है या क्या है, जॉइंट पेन्स की, तो उसमें कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप घी खाइए, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ऑल दीज थिंग्स, डू दे एक्चुअली वर्क? कैन वी एक्चुअली अवॉइड गेटिंग अर्थराइटिस? सो एविडेंस तो नहीं है घी किसी भी चीज़ का एलोपैथिक मतलब मेडिकल साइंस में कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। बट येस, ये ज़रूर है कि हम उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें एक गुड बैलेंस डाइट की तरफ और एक गुड न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ, तो डेफिनेटली अगर हम फैक्टर्स देखें जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात करें, सो डाइट का एक रोल है। जो लोग बैलेंस डाइट खाते हैं, घी इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच कैन बी व्हिच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और उसमें अच्छे न्यूट्रिशन है, तो ठीक है, घी एक लेवल पे आप ठीक है आप खाइए, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तो मतलब ऐसा इसमें कोई एविडेंस नहीं रहेगा कि घी खाने से आर्थराइटिस नहीं होगा। यस, एक गुड बैलेंस डाइट जिसमें आपका दूध, घी, मक्खन, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सबका ही रोल है। प्लस हम्म। गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज समथिंग व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एट एवरी लेवल। एक्सरसाइज हमेशा ही हेल्पफुल है, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस में एक्सरसाइज हेल्पफुल है। एंड एक्सरसाइज का एक हम एक लाइफ़स्टाइल में जब इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों से काफ़ी हद तक इनको अवॉइड कर पाते हैं। So you would say exercise, a very well balanced diet. These two things are very important to avoid arthritis. Would you count anything else, or do you think this is sufficient? सो अदर थिंग्स में ये आएगा कि जैसे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, दैट इज़ वन थिंग व्हिच इज़ अनचेंजेबल। योर जेंडर, ऑब्वियसली फीमेल्स आर मोर प्रोन बिकॉज़ ऑफ वाइडर पेल्विस एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ बॉडी हैबिटस। देन देयर आर हार्मोनल थिंग्स विद फीमेल्स व्हिच आर यूनिक फॉर फीमेल जेंडर। सो दीज़ आर व्हिच थिंग्स आर नॉट व्हिच कांट बी चेंज्ड। ऐसे तो Yeah. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो हमारे हाथ में हैं, हम लोग जो हम एड्रेस कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे हम लोग एक गुड बैलेंस डाइट लें, हम एक एक्सरसाइज का रूटीन बना के रखें। और एक्सरसाइज मेडिसिन भी एक अपने आप में ब्रांच है, और एक्सरसाइज का भी टाइप होता है। नॉट एवरी एक्सरसाइज इज गुड फॉर आर्थराइटिस। जैसे आपको Yes. घुटने का अगर आपने दर्द है, घुटने का एक्सरसाइज, तो घुटने की थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपके घुटने के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, और एक्सरसाइज से आपको इंप्रूवमेंट होगी, आर्थराइटिस एटलीस्ट डिले होगा। अब Hmm. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वॉक कर ली है या अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वली गुड। तो हर चीज़ का एक मतलब एक्सरसाइज़ का भी एक एक्सरसाइज़ इज़ अ मेडिसिन। तो उस जैसे जिस बीमारी के लिए जो दवाई देनी है, वैसी एक्सरसाइज़ भी उस बीमारी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। दैट्स कॉल्ड एन एक्सरसाइज़ प्रिस्क्रिप्शन। उस पर्टिकुलर जॉइंट के लिए जो एक्सरसाइज़ बेनिफिशियल है, और उस पर्टिकुलर आर्थराइटिस के लिए बेनिफिशियल है। तो दिस इज़ द वे वी वर्क नाउअडेज़।
Okay, so I would, in conclusion, only say that A, don't ignore your pain. B, approach a qualified doctor for help. C, once they give you all the medication, get your exercise prescription also. And D, stick to it. Eat your food, eat your medication, and exercise as well. Would you say that is right, doctor? Yes, of course. That's a Okay, good thank you. summary. Thank you so much, Doctor, for joining in. And thank you so much for giving these tips to our viewers. Thank you. Bye. Thank you.